अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन के कहते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, उसकी सिक्रीशन कैसे होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल्स की। तो होता क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है। एंड ग्रोथ हार्मोन के कहते हैं आपका ये एसिडोफिलिक सेल्स जो होते हैं इसके अंदर जो क्रोमोफिल्स होते हैं, जो एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, वो उसको सिक्रीट कराते हैं। होता क्या है, ग्रोथ हार्मोन आपका वाहिद हार्मोन है जो लाइक ओवरऑल बॉडी पे पूरा एक्ट करेगा और नाम से उसके आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो होल लाइक बॉडी की ग्रोथ कराएगा, सेल्स की ग्रोथ कराएगा, सेल्स में माइटोसिस ज़्यादा से ज़्यादा कराएगा, सेल्स की कुछ हद तक डिफ्रेंशिएशन कराएगा। और ये क्या कहते हैं, जितने भी एक्स्ट्रापेटिक सेल्स होते हैं, जितने भी आपके मसल्स होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं, उन सब में ये कहते हैं इसका रोल होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम होता है सोमेटोट्रोपिन। और इसके हम पहले फंक्शंस कर लेते हैं। फंक्शंस इसके मेनली 4 होते हैं और बस इन्हीं को क्या कहते हैं अगर याद कर लिया तो बस एक तरह से आपको समझ आ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन के 3 जो फंक्शन है वो बिल्कुल लाइक इसके मेटाबॉलिक हैं, जो इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। और जिसका एक फंक्शन है वो बोन्स पे होता है। वो ये चारों मैं भी समझाता हूँ। 3 जो मेटाबॉलिक इफेक्ट से फंक्शन है, होता क्या है, ग्रोथ हार्मोन कराता क्या है, ये आपका मसल्स के अंदर, आपका ऑर्गन्स में और आपका जितने भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं वहाँ पे ये ग्लूकोज की अपटेक को कम कराएगा, अमाइनो एसिड्स की अपटेक को ज़्यादा कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा कराएगा और ये एडिपोस टिश्यू में जाके क्या करेगा, लाइपोलिसिस कराएगा, जिसकी वजह से जो फैट्स होंगे वो एज एनर्जी सोर्स यूज होंगे। ये 3 चीज़ें आपको बस मेन पता होनी चाहिए कि ये एडिपोस साइट्स पे जाके ऐड करेगा, जिसकी वजह से क्या कहते हैं लाइपोलिसिस होगी। एडिपोस टिश्यू से जो आपके क्या कहते हैं टैग्स होगी उनकी ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइपोलिसिस करेगा, जिससे फ्री फैटी एसिड ज़्यादा बनेंगे। और हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि जब फ्री फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होते रहेंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होकर फिर एसिटाइल कोई बनाते रहेंगे। और ग्रोथ हार्मोन का मेन काम यही होता है कि जो आपका जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं उनको स्पेयर कराएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। हर सेल्स में ये क्या कहते हैं डीएनए क्या कहते हैं रेप्लिकेशन क्या कहते हैं सॉरी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करा रहा होगा। बहुत जितनी भी ज़्यादा प्रोटीन्स हो सकती हैं उन सबको सिंथेसाइज कराएगा और ये बाकी जो प्रोटीन्स होंगी बॉडी के उनके कैटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करेगा ताकि और कोई प्रोटीन्स डिग्रेड ना हो। इसका मेन काम ये होगा कि आपका जो बॉडी का ओवरऑल लीन मसल मैस है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो फैट्स होंगे वो ऐसा एनर्जी स्टोर यूज हो रहे होंगे, वो अपने क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोई बना देंगे लाइपोलिसिस में। फिर ये कहते हैं जितने भी फैट्स होंगे वो बॉडी में यूज अप हो रहे होंगे। साथ में एक कार्बोहाइड्रेट को भी क्या कहते हैं स्पेयर कराएगा। कार्बोहाइड्रेट को ऐसा एनर्जी सोर्स यूज नहीं करेगा। जो ग्लूकोज होगी ग्लूकोज की अपटेक कम करेगा। ग्लूकोज आपका क्या कहते हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और यही होगा प्रोटीन्स की भी क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक सिंथेसिस करा रहा होगा एंड फैट्स को एज ए एनर्जी स्टोर यूज़ कर रहा होगा। और यही चीज़ें इन्होंने आगे पूरे क्या कहते हैं बताई हुई इन सब पैराग्राफ्स में कि क्या कहते हैं जो मेन इसके मेटाबॉलिक रोल्स हैं कि इट इंक्रीजेस रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन मोस्ट सेल्स, इंक्रीजेस मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोस टिश्यू विच इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से जो फैटी एसिड्स हैं वो एज एनर्जी यूज होते हैं। उसके अलावा डिक्रीज कराते हैं रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन थ्रू बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है जो फैट के स्टोर्स हैं वो डिक्रीज होते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कंजर्व रहेंगे, बॉडी प्रोटीन्स कंजर्व रहेंगे और आपको फैट्स ऐसा एनर्जी स्टोर यूज होंगे। यही चीज उन्होंने बताई है। और ये प्रोटीन्स को किस तरह के कहते हैं करेगा कि जो भी अमाइनो एसिड्स होंगे उनकी ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कराएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर सकें। अगर ऐसा हो कि अमाइनो एसिड आपके क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन बड़ी हुई ना भी हो, फिर भी वो ग्रोथ हार्मोन क्या करा रहा होगा, आरएनए की ट्रांसलेशन करा रहा होगा, आपको क्या कहते हैं डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करा रहा होगा, ताकि अगेन प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो सके और उनको स्पेयर करा सकें। और यही चीज़ उन्होंने यहीं पे लिखी हुई कि कहते हैं इनहेंसेस फैट यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। क्या क्यों फैट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फैटी एसिड रिलीज हो रहे हैं एडिपोस टिश्यू से, यानी फैटी एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यानी फैटी एसिड्स आपका ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिटाइल कोए में, जो कि आपका एज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ी थी अपने बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक में। यही वो चीज़ है जिससे क्या होगा आपका लीन बॉडी मैस ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो फैट्स हैं वो यूज अप हो रहे हैं, जबकि जो प्रोटीन्स हैं उनको हमने बचा के रखा हुआ है। और इसी चीज़ से हम देख सकते हैं कि इसका एक तरफ से कहते हैं डायबिटोजेनिक रोल है। डायबिटोजेनिक रोल ये कि क्या करा रहा है कि जो ग्लूकोज की अपटेक है उसको डिक्रीज करा रहा है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा रहेगी। एक तरफ से जो ग्रोथ हार्मोन है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंड्यूस करा रहा है, क्योंकि कर क्या रहा है ये क्या कहते हैं ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी लिवर में ज्यादा से ज्यादा कराएगा और ओवरऑल जो ग्लूकोज की अपटेक है स्केलेटल मसल्स में उनको डिक्रीज कराएगा। अब जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी उसकी वजह से इंसुलिन इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन ये क्या कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंड्यूस कर रहा होगा, जिससे इसका एक तरफ से हम देख सकते हैं डायबिटोजेनिक रोल है। क्योंकि क्या कहते हैं यही जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ती है तो इंसुलिन का काम यही होता है कि इंसुलिन जाके उसको कम करे, लेकिन ये क्या करा रहा है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि क्या कहते हैं जो फैट्स है वैसा एनर्जी स्टोर यूज अप हो सकें और आपकी प्रोटीन्स भी बची जाए एंड आपकी ग्लूकोज भी क्या कहते हैं एज एनर्जी यूज अप ना हो। तो इसमें क्या कहते हैं एक तरफ से हम देख सकते हैं डायबिटोजेनिक है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज में भी ये होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें पेशेंट जो होता है ही और शी इज यूजुअली ओबीस, वेयर एज इन क्या कहते हैं जो आपका
ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें क्या कहते हैं जो बंदा होगा उसका क्या कहते हैं लीन होगा। लीन क्यों होगा? क्योंकि फैटी एसिड ज़्यादा एनर्जी यूज हो रहे हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो आपके क्या कहते हैं सेफ हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी स्पेयर्ड हुए हैं। तीसरा जो उसका जो लास्ट जो इसका एक फंक्शन था जिन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है बोन्स पे कराता है कि बेसिकली जब क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बोन्स में डायफिसिस होता है और ये साइड्स पे एपिफिसिस होता है। डायफिसिस लॉन्ग सी शाफ्ट होती है और ये साइड्स में एपिफिसिस होते हैं, बीच में होती है एपिफिजियल प्लेट। होता है क्या जब बोन्स आपकी बढ़ रही होती हैं जिनकी लेंथ बढ़ रही होती है तो डायफिसिस और एपिफिसिस बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर एक वक्त आता है जब जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो आपकी खत्म हो जाती है। डायफिसिस एपिफिसिस के साथ ज्वाइन हो जाता है और वो बोन का फिर एक फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर उससे ज़्यादा आगे क्या कहते हैं बोन क्या है वो नहीं होती, बोन फिर इलोंगेट नहीं होती। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है कि जो एपिफिसिस होगी ना ये एपिफिसिस को बेसिकली डायफिसिस से अलग कर देगा और इसको इंक्रीज करता रहेगा। तो एक तरह से समझो कि जिस तरह ये बोन है ये डायफिसिस है और ये इसका लेट्स सपोज ये कैप एपिफिसिस है तो ये एपिफिसिस को बढ़ाता रहेगा दूर करता रहेगा जिससे क्या होगा ये जो बीच में एपिफिजियल प्लेट बन रही है यहाँ पे आपके क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रोसाइट्स आएंगे। जब कॉन्ट्रोसाइट्स आएंगे तो फिर कार्टिलेज बनेगा और फिर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। जब ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे तो वहाँ पे आपकी बोन बनती रहेगी और इस तरह हम देख सकते हैं कि इसकी एक लीनियर ग्रोथ होती रहेगी। इस तरह ये बोन्स को क्या कहते हैं बोन्स की वो इलोंगेशन कराता है। यही ऑस्ट्रोजेनिक एंड कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स इसके लिखा हुआ है कि ये बोन्स की ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस करा है, बोन्स को ज़्यादा इलोंगेट करता है ग्रोथ हार्मोन, बोन्स को मतलब ग्रो करा रहा है। ये इसका बोन्स का था और वो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं जो कि बोन्स के कहते हैं फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको इंक्रीज करेगा। वेरेस जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे जो बोन को वो क्या कहते हैं जो बोन को डिग्रेड करने वाले सेल्स होते हैं उनकी वो डिक्रीज उनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करा रहा होता है। यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन द लॉन्ग बोन्स ग्रो इन लेंथ एट द एपिफिजियल कार्टिलेज वेयर द एपिफिसिस एट द एंड्स ऑफ द बोन जो मैंने अभी करके दिखाया दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। दिस ग्रोथ फर्स्ट कॉजेस डिपोजिशन ऑफ न्यू कार्टिलेज यानी वहां पे ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स आए एपिफिजियल कार्टिलेज पे। फिर क्या होगा और क्या कहते हैं फिर क्या होगा फिर वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। ये एक दो तरफ से करा रहा है कि पहले कॉन्ट्रोसाइट्स है, जब कॉन्ट्रोसाइट्स आते रहेंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कार्टिलेज बनता रहेगा और होगा क्या बाद में ऑस्टियोब्लास्ट वहां पे ज्यादा से ज्यादा आएंगे जिससे क्या कहते हैं क्या होगा आपका क्या कहते हैं जो बोन्स होंगी उनकी लेंथ इलोंगेट हो जाएगी। तो दीज वर द ऑल 4 फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन का कहते हैं मसल में दिखा हुआ है ग्लूकोज की अपटेक डिक्रीज करा रहा है, अमीनो एसिड अपटेक इंक्रीज करा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करा रहा है, एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज करा रहा है, लाइपोलिसिस करा रहा है, बोन्स में ऑस्ट्रोजेनिक एंड कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स के थ्रू अमीनो एसिड अपटेक, प्रोटीन सिंथेसिस अपटेक, डीएनए आरएनए सिंथेसिस अपटेक, कोलेजन अपटेक, सेल साइज एंड नंबर अपटेक। चौथा हम इसका ये तो फंक्शन था। दूसरा हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन खुद ही अपने क्या कहते हैं अपने ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कैसे इन्होंने दिखाया हुआ भी है कि ये अपनी ही सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। जब इसकी अगर ज़्यादा सिंथेसिस हो जाए तो उसको कम करने के लिए ये अपनी ये जहाँ से रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से वहाँ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है। और तो क्या कहते हैं एक तरफ से हम देख सकते हैं कि इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है अपने ऊपर। ठीक है, अब एक और बात जो एक तरफ से थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगी, ग्रोथ हार्मोन क्या कहते हैं जो आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होगा इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। जब ग्रोथ हार्मोन आपके क्या कहते हैं ब्लड में प्रेजेंट होगा जो भी जिस भी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ वो क्या कहते हैं अटैच होगा उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। उसकी हाफ लाइफ होती है अराउंड 20 मिनट्स या लेस देन 20 मिनट्स, कुछ किताबों में 13 मिनट्स भी लिखा हुआ है। तो होता क्या है ताकि ग्रोथ हार्मोन का जो एक्शन है वो ज़्यादा देर तक रहे, ग्रोथ हार्मोन लिवर के अंदर क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है IGF-1 में। दिस इज योर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन ही होता है, इसका नाम होता है सोमैटोमेडिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का नाम होता है सोमैटोमेडिन C। जिन्होंने लिखा हुआ है सोमैटोमेडिन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो करता है कि ग्रोथ हार्मोन जो अपने ये जो सारे फंक्शंस हैं ये थ्रू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के थ्रू कराते हैं। क्योंकि जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है एक तो वो जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं उनके साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, वेयरएस ग्रोथ हार्मोन वीकली होता है। और जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है जो सोमैटोमेडिन C की हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 20 आवर्स की कंपेयर टू ग्रोथ हार्मोन जिसका जो हाफ टाइम था वो था 20 मिनट्स। इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है एरोस के थ्रू कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स के जो सारे फंक्शंस हैं बेसिकली ये IGF-1 खुद करा रहा है। ये IGF-1 से भी हम देख सकते हैं कि मसल्स पे वो सारे काम कर रहे हैं जो ग्रोथ हार्मोन करा रहा था और बोन्स पे भी। और वही दिखाया हुआ है कि जिस तरह ग्रोथ हार्मोन अपनी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था उसी तरह IGF-1 भी क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस में इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है और क्या कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में इनहिबिटरी इफेक्ट और हाइपोथैलेमस में इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये थे इसके सारे फंक्शंस और ये थे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 सोमैटोमेडिन C। अब इसकी सेक्रीशन होती कैसे और रेगुलेशन कैसे होती है,
सिक्रीशन हम ये देख सकते हैं बेसिकली थ्रू हाइपोथैलेमस, या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग आपका क्या कहते हैं हार्मोन आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या आपका सोमेटोस्टेटिन आएगा। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये आके एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स में, उन सेल्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करा रहे हैं। तो ये रिलीजिंग हार्मोन आया, उसने अब वहाँ पे आके एक्ट किया। एक्ट कैसे करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन के सेल्स हैं उन पर कुछ प्रोटीन्स होंगी, वहाँ पे आएगा। फिर क्या कहते हैं जब वो आएगा तो अंदर इन ग्रोथ हार्मोन के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, जो आपका एडेनाइलेट साइक्लेज है आपका, हाँ ये लिखा हुआ है, जो आपका एडिनाइल साइक्लेज होता है उसको ये एक्टिवेट करेगा। और जब भी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो हमें पता है क्या होता है, जो आपका इंट्रासेलुलर लेवल होता है सीएमपी का, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब वो इंक्रीज होगी तो फिर दो तरह की रेगुलेशन होगी, एक होगी शॉर्ट टर्म, एक होगी लॉन्ग टर्म। फिर से समझा रहा हूँ, हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया, ये प्लस लिखा हुआ है, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स में प्रोटीन्स पे जाके एक्ट किया, जिसकी वजह से जो जिन सेल्स ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है उन्होंने एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होकर सीएमपी को प्रोड्यूस किया। सीएमपी से क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होगी। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होगा कि उस सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते रहेंगे, कैल्शियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आते रहेंगे, और कैल्शियम आयन क्या करेंगे, जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसको एक वेसिकल में क्या कहते हैं रिलीज करवाएंगे, और फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड में रिलीज कर देंगे। वेयरएस लॉन्ग टर्म क्या होगी, लॉन्ग टर्म थ्रू जीन होगी, कि वो जो भी ग्रोथ हार्मोन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जो भी क्या कहते हैं उस, क्योंकि हार्मोन इट्स अ प्रोटीन इन नेचर, तो जो भी इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जिससे ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस हो सकती है वो थ्रू लॉन्ग टर्म होगी। तो ये थे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। सोमेटोस्टेटिन हम देख सकते हैं, सोमेटोस्टेटिन क्या कराता है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज होती है, जो ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन होती है उसको इनहिबिट कराता है। वेयरएस जो सोमेटोट्रोपिन है जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन है, वो क्या कहते हैं, वो बेसिकली फिर ये सारे फंक्शंस करा रहा होता है। तो ग्रोथ हार्मोन को मैंने शायद बताया था, एक और नाम सोमेटोट्रोपिन होता है, दूसरा नाम सोमेटोस्टेटिन होता है। तीसरी बात, ग्रोथ हार्मोन एक्ट कैसे करता है, इन सेल्स पे जाके, मसल्स पे जाके और एक्स्ट्रापेडियल टिश्यूज में जाके, इसके बेसिकली उन सेल मेम्ब्रेन पे एक क्या कहते हैं ये होते हैं आपका क्या कहते हैं रिसेप्टर्स, जिनको हम कहते हैं क्या कहते हैं टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर होते हैं। ग्रोथ हार्मोन आएगा और वो जैक टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट करेगा। बेसिकली ये कहते हैं, हम आगे भी और पढ़ेंगे, जो जैक होती है विच इज योर जेनस फैमिली ऑफ रिसेप्टर एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेस प्रोटीन। ये जैक प्रोटीन बेसिकली फॉस्फोराइलेट होंगी। जब जैक प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होंगी तो ये क्या करेंगी, ये आपका स्टैट को इंक्रीज करेंगी। स्टैट क्या होता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इससे क्या होगा, अंदर फिर क्या कहते हैं जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एंड जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होनी वो होगी, और ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन जो इसने सारे कराने वो कराता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ की सेक्रीशन, इसकी रेगुलेशन की एक और खास बात, रेगुलेट कैसे होता है, ये इन मैकेनिज्म्स होते हैं। बेसिकली इस चीज़ का एक तरफ से आप कहें रट्टा मार लें, या इस चीज़ को याद कर लेना है कि इसकी क्या कहते हैं जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन रेगुलेट कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर स्टिमुलेट करेंगे। आपका ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर जो ब्लड में फ्री फैटी एसिड लेवल्स हैं वो डिक्रीज हो तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपका ब्लड अमाइनो एसिड लेवल्स कुछ बड़े में हो, जिसमें आर्जिनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टार्विंग की स्टेट में, ये मैं भी आगे समझाऊंगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी में, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट की स्टेट में आपकी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो फिर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो आपके क्या कहते हैं वो हैं सेक्स के सेल, जो सेक्स हार्मोन है, उससे डीप स्लीप में भी हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और ये और ग्रेलिन क्या कहते हैं, स्टमक में पेप्टाइड होते हैं जो बेसिकली हाँ पेप्टाइड ही होते हैं जो इसकी रिलीज कराता है। स्लीप में मैंने कहा देख सकते हैं जो आपकी नॉन रैम स्लीप होती है ना, उसमें ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो उस तरह से हम एक तरफ से स्लीप का ये भी फंक्शन देख सकते हैं कि अगर आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं होगी तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही होगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स है स्टिमुलेट करा रहे थे। इनहिबिट कौन सी करा रहे होंगे चीज़ें ग्रोथ हार्मोन का, बेसिकली ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये वो इसके फंक्शन ही हैं जो अगर कम हुए में, जिस तरह इसका काम था कि ब्लड ग्लूकोज की अपडेट डिक्रीज करा रहा है। अगर ब्लड में कम होगी ब्लड ग्लूकोज तो उसकी जो हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स कम होंगे तो वो अगेन प्रोड्यूस होगा ताकि लाइपोलिसिस करा सके। तो और इनहिबिट कैसे होगा, अगर यही चीज़ें बढ़ी हुई हों। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैसे होगी, अगर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो, अगर ब्लड फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो, एजिंग में, ओबेसिटी में, अगर जो सोमेटोस्टेटिन है जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन था वो प्रोड्यूस हो, वो करा देगा। आपका ग्रोथ हार्मोन एक्सोजीनियसली क्या कहते हैं, ये एक्सोजीनियस अगर दिया जाए तो ये खुद भी इसको इनहिबिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सोजीनियस देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और फिर वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट करा देगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन खुद इन सेल्स पे जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड करता है।
आखिरी क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वही सोमेटोमेडियंस, क्योंकि वही सोमेटोमेडियंस जो इनका काम भी वही है जो ग्रोथ हार्मोन का है, तो ये भी अगेन जस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये चीज़ की रेगुलेशन, ये वाली चीज़ मैंने कही थी कि मैं समझाऊंगा होता क्या है। जो आपकी ग्रोथ हार्मोन है इसकी जो वो होती है रेगुलेशन, ये प्रोटीन से ज़्यादा अफेक्ट होता है कंपेयर टू ग्लूकोज। एक्यूट कंडीशन में क्या होता है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो फिर वो ज़्यादा पोटेंट स्टिमुलेटर होंगे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन के। लेकिन अगर क्रॉनिक स्टिमुलेशन हो, क्रॉनिक कंडीशन हो, क्रॉनिक कंडीशन में आपकी स्टार्विंग की आती है। क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोटीन की अगर डिप्लीशन होगी, क्योंकि स्टार्विंग में आपकी प्रोटीन ज़्यादा यूज अप हो गई होंगी, तो प्रोटीन की डिप्लीशन ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन कराएंगी कंपेयर टू ग्लूकोज। और हमने ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन में भी पढ़ा था कि उसका मेन फंक्शन क्या था कि वो प्रोटीन्स को स्पेयर करा था, वो फ्री फैटी एसिड्स को एज अ एनर्जी यूज कर रहा है, और जो प्रोटीन्स हैं उनको वो लाइक बचा के रख रहा है, उनकी वो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है एंड कैटाबॉलिज्म कम कर रहा है। और उन्होंने यहाँ पे यही चीज़ दिखाई है कि एक बच्चा है जिसको कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई है क्वाशिकोर, तो उसका ग्रोथ हार्मोन्स के जो लेवल हैं वो बड़े हैं क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। उसको हमने कार्बोहाइड्रेट की ट्रीटमेंट भी दी, उससे भी कम नहीं हुई ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्रॉनिक फॉर्म में प्रोटीन से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब हमने उसको प्रोटीन ट्रीटमेंट देना शुरू की तो जिसके क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन के लेवल थे वो हमने देख सकते हैं कि कम हो गए। अब इससे रिलेटेड 3 क्लिनिकल्स हैं। एक है आपका क्या कहते हैं ड्वार्फिज्म, एक है आपका जाइगेंटिज्म एंड एक है आपका एक्रोमेगैली। बेसिकली पहले हम इसकी हाइपर सिक्रीशन पढ़ लेते हैं। अगर लेट्स सपोज ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए तो क्या होगा, किसी भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोमा में कोई भी ट्यूमर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का जिससे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर तो वो एडोलेसेंट से पहले है लाइक प्यूबर्टी से पहले तो जाइगेंटिज्म होगा, अगर प्यूबर्टी के बाद है तो होगा आपका क्या कहते हैं एक्रोमेगैली। जाइगेंटिज्म में क्या होगा, प्यूबर्टी से पहले तो जो एपिफिसियल कार्टिलेज है वो अभी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, डायफिसिस एपिफिसिस से अटैच नहीं होगा, तो लीनियर बोन की ग्रोथ बढ़ी होगी, जिससे जो बंदा होगा वो बिल्कुल ही उसकी लीनियर ग्रोथ हो जाएगी, बच्चे की लीनियर ग्रोथ बढ़ जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, जाइगेंटिज्म हो जाएगा, कोई 8-9 फुट का बच्चा लाइक क्या कहते हैं बड़े होकर 8-9 फुट का वो बन जाएगा। अगर तो एडोलेसेंट के बाद ही मतलब प्यूबर्टी की बात हुई, मतलब कुछ बोन्स जो हैं उनकी डायफिसिस एपिफिसिस से मैच कर गए थे, जॉइंट हो गए थे, उसके बाद जाके आपका क्या कहते हैं कोई ऐसा पिट्यूटरी का ट्यूमर हुआ जिससे ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, तो एक्रोमेगैली होगी। और एक्रोमेगैली में क्या होता है, सिर्फ आपके फेस, आपके हैंड्स और जो आपके क्या कहते हैं टोस है उनकी ग्रोथ होती है, बाकी और किसी बोन्स की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जो आपकी हैंड्स की बोन्स हैं और जो आपकी फेस में यूजली जो मैंडिबल है ये आपकी बहुत लेटर लाइफ में जाके फुली क्या कहते हैं बनती हैं एज कम्पेयर टू अदर बोन्स। इसलिए एक्रोमेगैली में सिर्फ फेस इनलार्ज मिलेगा और आपको जो लिम्स होंगे वो इनलार्ज मिलेंगे। ये शेड उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि एक्रोमेगैली में क्या होगा कि बोन्स बिकम थिकर एंड कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज कैन कंटिन्यू टू ग्रो। इसमें बेसिकली वही जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं जिसमें आपकी फेस की बोन्स आ गई सारी, क्रेनियम, नोज, फोरहेड, सुपरऑर्बिटल रिजेस, जॉ बोन और आपके क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं वो होती हैं लिम्स की जो भी बोन्स होंगी वो इसमें बढ़ जाएंगी। हैंड्स इसमें, हाँ हैंड से कहते सॉरी वो नहीं होगा, फुट नहीं होगा, हैंड्स होंगे इसमें, कि हैंड्स हम देख सकते हैं कि दे विल बी ट्वाइस द नॉर्मल साइज। सो दैट वाज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। हाइपोसिक्रीशन कैसे हो सकती है, या तो एक कंडीशन की वजह से जिसका नाम होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, और इन्हें कल एंटीरियरली सही था। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म 3 कंडीशन से हो सकता है, या तो कोई भी 2 ट्यूमर्स हो गए जिसमें आपका क्रेनियोफेरिंगोमा होगा या क्रोमोफोर ट्यूमर होगा, या अगर कोई पिट्यूटरी की ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस या हेमराज आ गई तो उसकी वजह से। इसमें क्या होगा हाइपोसेक्रीशन में कि जो आपका वो बंदा जो होगा उसका शॉर्ट स्टेटस होगा, बहुत छोटा सा होगा, लाइक यू कैन से लिमिट टर्म टिड्डा सा होगा, लाइक यू नो बहुत छोटा सा बंदा होगा, उसका बहुत ही लेट्स सपोज 4 या मैक्सिमम 4 या 5 फुट का ही बंदा होगा, जो ड्वार्फ्स होते हैं वो होगी। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है उसकी इन्होंने यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये दिखाई भी है कि वो लोग जो कि अफ्रीका के कुछ ट्राइब में पिग्मी पीपल्स होते हैं, पिग्मी पीपल्स में क्या होता है कि इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन के नॉर्मल लेवल्स होते हैं, लेकिन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है जो सोमेटोमेडियंस है इसकी सिंथेसिस नहीं होती, इनके अंदर कॉन्जेनिटल इनएबिलिटी होती है कि ये इस IGF-1 को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये लोग बहुत शॉर्ट होते हैं। इनके जो मेल्स होते हैं वो मैक्सिमम कोई 4 फुट 11 तक ही पहुंच पाते हैं। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की हम एक ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। उसके अलावा एक और सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है लेरॉन सिंड्रोम। लेरॉन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमने अभी रिसेप्टर्स पढ़े थे ग्रोथ हार्मोन के,
जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स थे, बेसिकली इनमें कोई म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो IGF-1 नहीं बढ़ा पाता और अपने फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अगेन जो पेशेंट होता है, जो बंदा होता है, उसको ड्वार्फिज्म हो जाता है। सो दैट वाज इट। आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।